सारे विद्यालय अपने हैं। वो तो है ही सर। ये है हाँ, डीजे वाले उसके बाद अब दिखिए क्यों नहीं बाकुड़े मैडम चार सर को कहाँ कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उसी क्रम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आएँ और माल्यार्पण करें सरस्वती जी का, उनका आशीर्वाद लें ताकि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो। सर, मैडम।
हमारा इस युवा संसद का कार्यक्रम आज शुरू होने जा रहा है। युवा संसद रजक सर से मेरे ओझर बड़वानी में करने जा रहे हैं। बहुत कम समय में हमारे बच्चों ने, नवोदय विद्यालय परिवार ने यह कार्यक्रम तैयार किया है। पूरी कोशिश थी कि प्रेजेंटेशन हमारे बच्चों का अच्छा हो। ये हमारी तरफ से आपके लिए आश्वासन है और बच्चों ने भी कोशिश की है। थोड़ी त्रुटि या किसी तरह का कुछ कमी रह जाए तो इसके लिए हम जजेस के माफ़ी चाहते हैं। तो हम कुछ ही क्षणों में अपना यह कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप लोगों का हम आशीर्वाद चाहते हैं। सभी बच्चों को तहे दिल से आप आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो भी अभिनय है, जो रोल है, वह बहुत अच्छे ढंग से करते हुए खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बैठ जाइए। फिर शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा लेंगे और महासचिव इसकी कार्रवाई शुरू करें। श्रीमती सुनिधि, जो कि खरगोन बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद के लिए चुनी गई हैं, वे शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्रीमती सुनिधि। मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूँगी। मैं श्रीमती सुनिधि खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। निर्वाचित हुई हैं, वे शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्रीमती दीपिका। आप शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। जी महोदया। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदया, मैं उड़िया भाषा में शपथ लेना चाहूँगी। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପିକା ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ युवा संसदर सदस्य रूपे निर्वाचित होइछि। ईश्वरଙ୍କୁ शपथ नहीं कहूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी तथा जो पद को मु ग्रहण करबाकू जाऊँछि ताहार कर्तव्य गुणी को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिबी। धन्यवाद। इंदौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद के लिए चुने गए हैं, वे शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। श्रीमान विधान। आप शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। जी महोदय। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? महोदय, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना चाहूँगा। Maskale, having been elected as a member of the House of the People from Indore Lok Sabha seat, do swear in the name of God affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as the law established. I will uphold the sovereignty and the integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. धन्यवाद। सदस्यों को एक दुखद घटना से अवगत कराया जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड का जो हादसा हुआ है उसके लिए पूरा सदन श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसके परिवार के साथ पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे देश की
बच्ची श्रद्धा की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी वह भारतीय समाज और देश के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इस हत्याकांड से भारतवर्ष कलंकित हुआ है। मैं अपनी तरफ से श्रद्धा बेटी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसके परिवार को यह सहने की शक्ति प्रदान करे। वह एक होनहार बच्ची थी और भारत का भविष्य थी। मैं सभी भारतीय बेटियों से अपील करती हूँ कि वे अपने माता पिता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य का फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। एवं सभी सभाजनों, मैं अध्यक्ष महोदया की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। श्रद्धा हत्याकांड संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार करने वाली बात है। इस हादसे से हमारे भारतीय समाज को बड़ा दुख एवं क्षति पहुँची है। दुख की इस घड़ी में हमारी पार्टी पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करती है। श्रद्धा एक होनहार बच्ची थी, साथ ही वह देश का उज्जवल भविष्य होती। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे श्रद्धा की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उसके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। हमारी पूरी पार्टी श्रद्धा हत्याकांड के लिए शोक व्यक्त करती है। इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हमारे देश में अक्सर होती है, जो कि निंदनीय है। निर्दोष बालिकाएं शोषण का शिकार हो जाती है। हमारी पूरी पार्टी ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि उसके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के अपराधों के लिए कठोर निर्णय लिए जाए। धन्यवाद। कुछ क्षणों के लिए मौन में खड़े होंगे। बैठ जाइए। To the bride family. यस मैम। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। आपसे और आपके माध्यम से अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराना चाहता हूं। पर्यावरण मंत्री श्री अमित राठौर जी, सिंचाई मंत्री मनीषा जी, श्रम मंत्री अमित साहू जी, Now the question hour begins. Question number। मेरा प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी से है। क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से कब तक लागू करने की संभावना है? क्या सरकार लागू करने के लिए राज्य वार कार्य योजना का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण? मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदया, सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनता की परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल से लैस करके भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन ज़मीनी स्तर पर और विषयगत विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से एक अत्यधिक भागीदारी, समावेशी और बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया की गई। प्रारूप नई शिक्षा नीति को
तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके मंत्रालय को प्रारूप नया शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की गई। इसके अलावा राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों की सरकारी और बहरत सरकार के मंत्रालयों को NEP पर उनके विचार और टिप्पणियां माननीय सांसदों के साथ एक बैठक शिक्षा संवाद आयोजित किया गया था। स्कूल शिक्षा के राज्य शिक्षा के राज्यता सचिवों के साथ 2 बैठकें आयोजित की गई। विभिन्न हितधारकों से प्रारूप नई शिक्षा नीति पर लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। हितधारकों के बीच व्यापक प्रचार हुआ है और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मंत्रालय नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लागू कर चुकी है। चूँकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, इसीलिए राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं कहना चाहूँगी महोदया कि नीति के लक्ष्यों को राज्य सरकारों के सहयोग से समन्वित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की कृपा करें। धन्यवाद। Madam, will the Minister of External Affairs be pleased to state that A. The amount of financial assistance and economic budget grants by India to Sri Lanka for the rehabilitation of war affected people in the country during the said period. B. The present status of war affected and displaced Tamilian population Sri Lanka. Thank you. External Affairs Minister. Answer to question A and B is government has undertaken a number of projects for rehabilitation of the war affected and internally displaced persons in the northern and eastern provinces of Sri Lanka. Besides assisting the affected people during the conflict, government launched extensive humanitarian relief effort after the end of conflict. India's total development portfolio in Sri Lanka is $4 billion, out of which the grant component is $570 billion. Government of India's flagship housing project with an overall commitment of 1,372 crore rupees in grants to construct 50,000 housing units is a major initiative taken aimed at rehabilitation of the affected population. It includes 46,000 housing units for IDPs in the northern and eastern province and 4,000 housing units in central provinces of Sri Lanka. Thank you. Any supplementary question? Honorable Speaker, Affairs, be pleased to state that whether all the affected and displaced people were resettled. If so, the details thereof. If not, the details therefore. Minister, please. Honorable, India's support for reconciliation process in Sri Lanka is long-standing. The government of India has consistently called upon Sri Lanka during bilateral discussion at all levels to fulfill its commitments on addressing the issue related to protecting the interests of Tamils in Sri Lanka. India continues to remain engaged with Sri Lanka at all levels of all sections of society, including Sri Lankan Tamils community, for a life of equality, justice, peace and dignity within a united Sri Lanka. Thank you. मास्टर यशराज। माननीय अध्यक्ष, साइबर अपराधों के लिए एक अलग कार्यबल बनाया है
और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? हमारे अपने देश में साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और भारतीय नागरिकों को क्षति का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रही है। इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधों से व्यापक और समर्थित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं के सुधार करना आदि शामिल है। यह गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटते हुए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क और एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इस उद्देश्य से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध संबंधित घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही हेतु स्वचालित रूप से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया जाता है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से है। मेरा प्रश्न ये है कि रशिया की यूक्रेन का भारत पर क्या प्रभाव प्रश्न काल के दौरान आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। बैठ जाइए। मेरा प्रश्न एक ही है। आप चुप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गृह मंत्री जी से है। रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में सरकार के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है? सरकारी नौकरियों में भर्तियां लगभग 0 के बराबर हो गई है। इसके कारण युवा पीढ़ी गलत कार्यों के प्रति अग्रसर हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी समाज व देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्रसर हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए संलग्न हो रही है। आप हमें यह जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें कि युवा पीढ़ी को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है? Question number 105, Master Jaideep. The Minister of Health and Family Welfare be pleased to state that whether the government has collected data pertaining to variants of concern and variants of interest which were detected in the country during COVID-19 pandemic. If so, the details thereof. Welfare Minister, please. Honorable speakers across India are working under INSS COG consortium to monitor the genomic variations in SARS COVID-2. The details are at Annexure 2. For the Sentinel surveillance, nearly 300 Sentinel sites are identified to send samples to regional surveillance labs. Through the Integrated Disease Surveillance Program Network, Sentinel sites are expected to send at least 15 samples every 15 days to the identified IGS. As per standard specimen collection procure, additionally, such sampling of vaccine failures or typically clinical presentations, super spreader events is also undertaken. Besides this, in view of threat of new variants, including the recent Omicron variant, entering from abroad a point of entry, the screening is also undertaken. Thank you, ma'am. Any supplementary question? Whether the government has adequate facilities for early detection and advanced strategies for prevention of the spread of such variants in the country, and if so, the details thereof.
Honorable Speaker carries out whole genome sequencing SARS COVID-2 to identify existing variants of concern, variants of interest, and new mutations, and variants which could help in understanding of correlation of genomic variants with how virus spreads, disease severity, and people provide information for public health response. Thank you. 06 मास्टर पीयूष। माननीय अध्यक्ष महोदय की नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी। आज लगभग 35 से 36 वर्ष हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी निष्ठा और समर्पण के साथ चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। सभी नवोदय ग्रामीण क्षेत्रों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा, रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में सरकार का क्या विचार है? हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि नवोदय कर्मचारियों की पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने का ठोस कदम उठाने का प्रयास करें। एवं सभी सभासदों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो भी नवोदय कर्मचारियों की मांगे हैं वो जायज़ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी पेंशन को लेकर अपना रुख नरम रखा हुआ है। सरकार पेंशन को लेकर गंभीर है और विचार कर रही है। धन्यवाद। Over. No more supplementary question. बैठ जाइए। Mika, please. Honorable Speaker, ma'am, as the Commission for States, the score of Odisha is 90 out of 100, the highest among all the states for disaster and natural calamities. The sharing pattern in the State Disaster Response Fund, as per the recommendations of the 14th Finance Commission, was 90:10 in the set respectively. However, the Union Government has modified the percentage to 75:25 and released SDRF accordingly. Ma'am, since the state has the highest risks for disasters, I therefore request Honorable Prime Minister Sir to consider Odisha as a special category and a special state, and special dispensation may be given by allowing the sharing pattern of 90:10 in SDRF and as per with the northeastern and Himalayan states. अध्यक्ष महोदया, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, एरिया है। पश्चिम बंगाल का किसान बहुत ज़्यादा समस्या में है। हर महीने वहाँ परिवेश खराब हो जाता है, वहाँ बहुत बाढ़ आती है, जिससे कि आलू और धान की खेती करने वाले कई मजदूरों की फसलें बर्बाद हो गई है। जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, जब बाढ़ आई थी तब प्रधानमंत्री जी ने जाकर 2200 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन पंचायत में बहुत घोटाला हुआ और वह पैसा किसानों को नहीं मिल पाया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से विनती है कि इस बार जिन किसानों को पैसा नहीं मिला इस बार जो किसानों को पैसा नहीं मिला वह उन्हें जाकर सहायता प्रदान करे और उन्हें मदद करे। धन्यवाद। महोदया, खनन का मामला सामने आया है। दिल्ली के एक समाचार पत्र ने माननीय मंत्री जी को चिकन हेडेड कहकर संबोधित किया, जो कि निंदनीय है। आपसे अनुरोध है कि मुझे इस विषय में प्रश्न करने की अनुमति दें। श्रीमान जय, क्या आपने सदन को इसकी पूर्व जानकारी दी थी? आपको समय पर उस समाचार पत्र की प्रति के साथ सदन को सूचना देनी चाहिए थी। आप इस प्रकार अचानक प्रश्न नहीं कर सकते। महोदया, आज ही मैंने पूर्वांत 10 बजे इसकी सूचना सदन में दी थी। जब यह जानकारी मुझ तक पहुंचेगी, मैं इसकी जांच करवाऊंगी व विचार करूंगी तथा आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी, ताकि यह प्रस्ताव सदन में रखा जा सके। धन्यवाद। बैठ जाइए। Honorable Speaker, ma'am, I want to lay on the table of each of following notification in Hindi and English version and subsection 619A of the Companies Act 2021. Thank you, ma'am. On the table, a copy of bill passed by upper chamber. Madam, I have to the upper chamber of the Youth Parliament. Youth Parliament, I am directed to include copy of the registration of the
right of transgender person, Bill April 2019, which has been passed by Chamber, its sitting held on the 24th April 2019. Make an announcement on the behalf of honorable members of the House. I have great pleasure in extending a warm welcome to Parliamentary Delegation of Turkey. Ms. Tamanna, Deputy Speaker of Upper House. Ms. Mokshini, Deputy Speaker of Lower House. Master Shyam, Chief Secretary of Election Committee. The high power delegation arrived on Monday. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey a warm greeting and best wishes through them to Sweden government and citizens. Now, the House will take up calling attention motion. Ms. Siddhi. Honorable Speaker, Madam, I would like to draw the attention. This is not mere the absence of war. For peace of heart and mind, a society can exist when accompanied by the mighty presence of justice. But the sinister designs of our neighboring countries to push in multiple groups of armed intruders across the LOC in Jammu and Kashmir indicate its design to orchestrate high-profile terror incidents targeting our innocent civilian population security forces. Madam, we must acknowledge that terrorism is undoubtedly the biggest violation of the human rights for 7 decades. Our neighbors have managed to leverage the sponsorship of terror on instrument of statecraft. Madam, now I want to present some facts. According to South Indian Terror Portal, 18 soldiers died in North Kashmir's Uri area on 18th of September 2017, leads to the Army's combat death toll to 64 in the recent years. Thank you. Honorably acknowledge that the terrorism is undoubtedly the biggest violation of human rights. It has gone the way beyond affecting individuals and nations. But the sacrifice of our Indian soldiers will not go in vain. Our Indian Army is prepared to give a befitting reply. India considers the mutilation of bodies of Indian soldiers as a strong act of provocation, even summoned the High Commissioner of that country and conveyed the outrage of this barbaric act. Thank you. Strict action against terrorism, Madam. Acting of terror activities so the despicable attempt by our neighbor to disrupt peace and tranquility in our state. From Defence Minister, I would like to know what steps the government is taking resist such type of practices. Thank you. मैं चाहती हूँ कि हमारे सैनिक जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, सरकार उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? पड़ोसी देश लगातार हमारे सैनिकों के साथ बर्बर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पड़ोसी देश पर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना पा रहे हैं? महोदया, हमारे सैनिक हमारी शान है और उनके साथ किया गया कोई भी दुर्व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैनिकों की रक्षा के लिए एवं सेना के आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महोदया, अगर सीमा पर घुसपैठ को रोका जाए तो हमारे सैनिकों का भी नुकसान नहीं होगा। माननीय महोदया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI इतना कम है कि क्या हम उसके सहारे हमारे सैनिकों को आधुनिक साजो सामानों उपलब्ध करवा पाएंगे? धन्यवाद महोदया। House will take up Bill on Reservation Bill 2022. Women and Child Development Minister, please. Village to take up consideration of 35% of women reservation Bill 2022. It will be a milestone and a history of the democratic tradition of our country. The purpose of the bill, as stated by its proponent, that although equality of outlined is in various provisions of Constitution, the truth is far away from the reality. Therefore, it is the condition of women. Based on various studies, it has been conducted that reservation in politics allow redistribution of resources
for those who are marginalized. The salient features of the bill I am going to present here. Reservation of third of all seats in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly. The allocation these prescribed seats will be done by an authorities prescribed by the Parliament. From within the seats reserved for women, 1/3 of the seats will be reserved for SC and STs. Reserved seats will be allotted to different constituencies in Lok Sabha or the Assembly of State and Union Territories. This 35% reservation will cease to exist after 20 years of the commencement of the law. Honorable Ma'am, UNO represents human development in a report every year. In this report, gender inequality is based on 3 pyramids. They are health and labor, market participation, and empowerment. Under empowerment, share of women in Parliament of India ranked 130. This bill will be changed the demographic profile of our Parliament. Ma'am, today it is a very historic occasion to announce that we will be able to provide a new opportunity of leadership to half of our population and subsequently lead to the development of our country. I hope and I am sure that all the honorable members of the House will come forward and extend their support to this bill, and thus there will be create a new history. Thank you, ma'am. मिस वैष्णवी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। यह सर्वमान्य तथ्य है कि यदि संसद में महिलाओं की संख्या अधिक होगी तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिससे देश में सामाजिक, आर्थिक व सकारात्मकता का माहौल रहेगा। महोदया, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में लंबे समय से महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है। संसद में महिलाओं की अधिक संख्या इस स्थिति को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार 49% भारतीय मतदाताओं में महिलाएं शामिल है। एक ही महिला होती है। इस स्थिति को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान व नेपाल युग में हमारे यह कदम लोकतंत्र के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अतः मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। रोशन, मैं रोशन दक्षिण भारत से चुनकर आया जी। मैं इसका जवाब देता जी। महोदया, मैं इस बिल से सहमत नहीं हूँ। किसी सीट को केवल महिला के लिए आरक्षित करने का अर्थ है कि उस सीट से हमेशा के लिए पुरुष प्रतिनिधि का अवसर छीन लेंगे। यह हमारे लोकतंत्र अधिकार के विरुद्ध होगा। यह मतदाताओं की पसंद को सीमित कर देगा। महोदया, इस बिल में महिलाओं के आरक्षण के लिए 20 सालों तक करने का प्रावधान है। इस बात की क्या गारंटी है कि महिला आरक्षण बिल पारित होने पर सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा? ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मेरा अपना सुझाव है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। यह देश हित में होगा। धन्यवाद जी। मिस श्री। Honorable Speaker, ma'am, today women wants to go to Parliament and Legislative assemblies in substantial number precisely because this will give them an opportunity to raise the more powerful voice for the implementation of those laws which still remains largely on the paper on our male-dominated society. It will lead to leisure and practical enjoyment to all human rights and fundamental freedom. It will facilitate equal access of female to health, education, employment, society, security, etc. It will change social attitude and various community practice which blocks freedom and improvement. So, I hardly support this bill. Thank you. I express my disagreement with some provisions which
have provided fundamental rights and protection to the women. Why not fight for implementation of those laws? Empowering women is not the same thing as creating powerful women. Today, India's biggest problem is the discriminating attitude towards women, then getting 1/3 of seats in national and state legislatures. This may not be the ultimate solution for people's attitude. If the women reservation is underlying, then the basic education of all the women, especially those who belong to the lower and middle class of the society, should be paid more attention underlying idea. Thank you, ma'am. हमारे देश के महान संविधान निर्माताओं ने यह स्वप्न देखा था कि हम सभी को साथ लेकर देश का विकास करेंगे। उस स्वप्न को पूर्ण करने हेतु यह अभिलेख प्रभावशाली कदम होगा। माननीय महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि पंचायत स्तर पर जब हमने महिलाओं को यह सम्मान दिलाया तो आज इसका परिणाम संपूर्ण विश्व देख रहा है। आज हमारे सामने फिर यह अवसर है कि हम हमारे देश की महिलाओं को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। हमारी देश की महिलाएं जो कि कई सारी सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है, अब समय आ गया है कि हम परिवर्तन वाहक बने। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को आगे पास करने में भागीदार बनकर इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ें। धन्यवाद। माननीय आधार पर महिलाओं का आरक्षण महिलाओं के राजनीति में न होने के कारण को वैसे भी समाप्त नहीं कर पाएगा। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु राजनीतिक दल उन्हें अपनी पार्टी में स्थान दें व कार्य समिति में आगे आने का अवसर प्रदान करें। इसके पहले भी महिलाओं को पंचायतों में अवसर दिया जा चुका है, परंतु परिणाम हम सब जानते हैं। निर्णय लेने का अधिकार या तो उनके पिता या उनके पति के हाथ में ही रहा है। फिर ऐसे आरक्षण का क्या फायदा? इस बिल से केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ही फायदा है, ग्रामीण क्षेत्र की उन लाखों महिलाओं के लिए कोई फायदा नहीं है। माननीय, वर्तमान समय में हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की विस्तार के लिए महिलाओं को सक्षम बनाना चाहिए। वर्तमान स्वरूप में यह बिल तर्कसंगत नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ। हमारी यूएनओ की रिपोर्ट बताती है कि यदि हमने अभी आरक्षण नहीं दिया तो हमें जेंडर बैलेंस करने के लिए लगभग 180 साल लग जाएंगे। आज हमें यह समझना होगा कि केवल 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य पूरे 100% लोगों के लिए कैसे नियम बना सकते हैं। अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस बिल को पास करने के लिए महिलाओं का प्रयोग रबर टिकटों की तरह होगा। माननीय महोदय, अगर ऐसा हुआ भी तो अनुभव तो मिलेगा ही, साथ ही अगली पीढ़ी कौशल से परिपूर्ण होगी और नए भारत के निर्माण में सहायक होगा। स्वतंत्रता के 74 वर्षों के बाद भी हम इस ओर अगर कदम नहीं उठाएंगे तो यह एक बड़ी विडंबना होगी। मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारा देश दिन प्रतिदिन नित नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। इसी संदर्भ में हमें विश्व के प्रमुख देशों के समूह G20 के आगामी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके जरिए भारत खुद को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्थापित कर सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्लीज। मैं सभी सामान्य सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई आपत्तियों के संदेह को ध्यानपूर्वक सुना था। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ कि यह बिल इन सभी आपत्तियों को निराकरण करेगा। जैसा कि इस बिल में प्रावधान है कि जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी उनमें भी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में पुरुष प्रतिनिधित्व को भी अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें भी अवसर मिल सकेंगे। जैसे जैसे चेतना का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। जब यह बिल कानूनी रूप से धारण कर लेगा
तब 35% महिलाओं की उपस्थिति महिलाओं का तमाम परेशानियों पर विचार कर समाधान ढूंढ लेगी। महोदया, इतिहास गवाह है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने कार्य किया है, अपनी योग्यता का परचम लहराया है। इस बिल से देश की आधी आबादी के लिए एक नई सुबह का आगाम होगा। अतः मैं सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस सदन में प्रचंड बहुमत से पारित करवाए। धन्यवाद। Those who are in favor will say yes, and those who are in against will say no. The motion is adopted. Yes, and those who are in against will say no. Yes. The motion is adopted. To meet again at 11 a.m. Thank you. असिस्टेंट कमिश्नर महोदय, आदरणीय त्रिपाठी सर, आदरणीय ज्योति मैडम, भट्टाचार्य मैडम और सभी हमारे शिक्षक साथियों और प्यारे प्यारे स्नेही बच्चों, बहुत अल्प समय में हमने तैयार कर हमारे बच्चों ने पेश किया। कुछ कमियां, कुछ गलतियां हुई होंगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रयास था बच्चों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन इतने अल्प समय में कि 2-4 दिन में इस तरह से संसदीय कार्य प्रणाली आयोजित करना मुश्किल होता है। फिर भी हमारे बच्चों ने प्रयास किया, इसके लिए सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी ने हमारे कार्यक्रम को देखा, इसके लिए तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आदरणीय अतिथियों महोदय के लिए कौन कहता है आप ऊपरी मंजिल में रहें, कौन कहता है आप ऊपरी मंजिल में रहें, नीचे उतर आए कमरे में ही क्यों, हमारे दिल में रहें, हमारे दिल में रहें। आदरणीय आमंत्रित करता हूं कि वह आशीर्वाद वचन हमारे बच्चों को प्रदान करें। आदरणीय महोदय। Of working as a farmer also, he should be the different farmer. This is what Navodaya teachers should work and develop our children. Now we were in a position to present very nicely within very short duration. Though it might be the reason the teacher was not available or we were not in a position to participate in time, but I could see the participation was good. This is the last participation. Already seen all the participation. This is one among them. We were also discussed and declared after a few days. You will get the letter from the regional office which will state what is the number of questions which you possess. But overall your performance is very good. You are not less than other leaders. You can be a good leader, you can be good parliamentarian, good prime minister, good minister. That I could see in your performance. So the teacher who has put his effort to perform well. I congratulate all of you as well as the children who could be able to develop the stage and all the arrangements. You did well. And teachers who have for this program. After that, in the morning I could not speak to you, so I will say something about 9th class.
थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, पीछे हो जाओ और ये बच्चे उठ के और पीछे हो जाओ। त्रिपाठी प्रिंसिपल JNV Damo, Inspector Jyoti Singh, Principal JNV Bhopal, Inspector Bhattacharya, Principal JNV Badwani, staff of JNV Badwani, and particularly staff from JNV Manpur, children and participant children. I have got an opportunity to attend you from the morning. It was a busy schedule which did not permit me to meet you in the morning assembly, morning PT. But I have a chance to see you in this parliament, mock parliament, which is being organized by you. I could see the future leaders, future Prime Minister, future ministers, future opposite party, member of parliaments in this stage. I used to dream the children should be developed for different fields, not only for medical and engineering and for civil services. It is our duty, being a teacher, to develop good citizen of India. We have to develop our children to perform in different field in higher positions. अपनी अपनी दरिया आप लोग खींच के लाएंगे। इसको हटाना पड़ेगा, ये इसको हटाओ। कल्चरल प्रोग्राम के बच्चे तैयार रहे। सबसे पहले गणेश वंदना वाले बच्चे रेडी रहे, उसके बाद उड़िया डांस। उठ जाओ पहले 6th उठ जाओ, 6th क्लास वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। 6th वाले सब, 6th वाले